हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बेटा इसी उम्मीद के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। मैं क्लास 10 का साइंस अभी आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा साइंस में हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 3 पार्ट यानी कि 3 भाग अब तक मैं आपके लिए बना चुका हूँ इस चैप्टर के। आज बेटा मैं चौथा भाग लेकर आया हूँ। आज इस भाग में जो टॉपिक हम कवर करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा बेटा हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग साहब ने बहुत सारे नियम बनाए जो हाथों पर आधारित थे। तो बेटा एक नियम था हमारा दाएं हाथ का नियम, वो आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक आज की क्लास का रहेगा, उसको बेटा बोलते हैं विद्युत जनित्र, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको जनरेटर। ठीक है, तो बेटा रजिस्टर पेन साथ में लेके बैठो, बिल्कुल चीजों को फोकस के साथ नोट करते जाना है। और बेटा हेडिंग डालिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो मोटर के बारे में पढ़ा था। मोटर एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसी मतलब मशीन होती है जो हमारा विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब आपने उसको विद्युत ऊर्जा दी है और उसने आपको घूमने वाली ऊर्जा दे दी है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उसने आपको दी है। अब यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं उसका जस्ट उल्टा पढ़ने वाले हैं। यानी कुछ ऐसा होगा कि गति होगी, मोशन होगा, और गति जो है एक तरह से किसमें, विद्युत धारा में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जिसमें गति को, मोशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा रहा है, वो सारी की सारी बातें बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। ठीक है, अब इसको समझो कि होता क्या है। देखो एक मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको, उसी के आधार पर मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। जैसे बेटा ये सपोज करो कि ये मेरी कोई हमारा कोयल है, या मैं इसको कहूँगा कुंडली है कोई, ये ठीक है, ये कोई तार है और इस तार को मैंने इस शेप में दे दिया है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट है। ये बेटा हमारी चुंबक है और ये चुंबक का हमारा कौन सा है, नॉर्थ पोल है, कौन सा है, साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। अब ये चुंबक होगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर करती हैं, यानी कि वो इस तरीके से आती है बेटा, ऐसे आएंगी और ऐसे आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो चुंबक है, अब इसकी जो रेखाएं हैं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा पास लाऊंगा तो पास लाने पर बेटा क्या होगा कि कुछ चुंबकीय बल रेखाएं यहां से भी इसकी पास हो सकती हैं। अगर ये काफी बड़ा चुंबक है तो घूम के आएंगे ना ऐसे करके वो। ठीक है, और कुछ चुंबकीय रेखाएं बेटा मेरी ऐसे यहाँ से पास हो सकती हैं, कुछ हमारी ऐसे यहाँ से क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। और कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसे वो यहाँ से दूर निकल जाए और एक यहाँ हो सकता है कि दूर निकल जाए। तो ये क्या था, अल्टीमेटली समझना आपको ये है कि एक कुंडली है, कोई तार है और यहाँ से बेटा चुंबक है, और ये चुंबक की बल रेखाएं हैं जिसकी वजह से चुंबक का क्षेत्र बना है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो आप, कि जो चुंबकीय बल रेखाएं, या मैं कहूंगा कि चुंबक का वो चुंबकीय क्षेत्र जो किसी परिपथ से हमारा क्या कर रहा है, संबंध कर रहा है, परिपथ को क्या कर रहा है बेटा, लंबवत काट रहा है, लंबवत काट रहा है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को बेटा मैं क्या बोलता हूं, चुंबकीय फ्लक्स कहता हूं। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, जो मैं बेटा वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन चुंबक का वो चुंबकीय क्षेत्र जो किसी सर्किट को लंबवत काट रहा है। अगर मैं इस कुंडली को सर्किट मान लूं तो ये क्या क्या कर रहा है, देखो ध्यान से सुनो, कि जो लाइन है इसमें से ये लाइन पास हो रही है। टोटल मैंने यहाँ पर 5 रेखाएं बनाई हैं, लेकिन 5 में से बस 3 ही ऐसी हैं जो इस कुंडली से क्या हो रही है बेटा, पार कर रही हैं या उसको मतलब टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये 3 होंगी बेटा, यही कहलाएगा इसका चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स एक आपके लिए नई शब्दावली है, क्योंकि ये सारा का सारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है बेटा वो चुंबकीय फ्लक्स पर ही क्या करता है, आधारित है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अब अगर समझो कि इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 रेखाएं पास हो रही हैं, यानी यहाँ से फ्लक्स का जो मान है, फाई की जो वैल्यू है, फ्लक्स को बेटा मैं फाई से, ये जो एक सिंबल होता है इसको मैं फाई बोलता हूँ, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो कहानी ये है कि यहाँ पर जो फाई की वैल्यू कितनी, 3 है, यानी कि 3 रेखाएं यहाँ से पास हो रही हैं। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इस चुंबक को बिल्कुल यहीं पे स्थिर रखूं और इस कुंडली को इसके पास लाऊं, तो ये हो सकता है ना, कुंडली को पास लाऊंगा तो ये सारे की सारी रेखाएं इससे पास हो जाएंगी। यानी यहाँ पर इस केस में अगर फाई का मान बेटा 3 था, फ्लक्स का मान 3 था,
तो यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना हो गया, 5 हो गया है ना। अब ये चेंज कैसे हुआ कि मैं कुंडली को इधर ला रहा हूँ, या ये भी हो सकता है कुंडली को मैं यही रहने दूं, इस चुंबक को मैं इधर ले जाऊं, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा चुंबक को इधर ले जाऊं, फिर कुंडली को बेटा क्या लाऊं, इधर लाऊं। अल्टीमेटली आपको क्या कराना है, गति कराना है, मोशन, है ना, मतलब मोशन किसको कराओगे, मूव किसको कराओगे, चुंबक को मूव करा दो या कुंडली को मूव करा दो या फिर दोनों को मूव करा दो, है ना। तो ये मोशन करने पे क्या हो रहा है, जो फ्लक्स का मान है उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसके मान में परिवर्तन होगा, तब तब बेटा क्या होगा, उस कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, एक क्या होगी बेटा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो यही बेटा क्या होता है, हमारा चुंबकीय प्रेरण होता है, या इसको पूरा कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आसान शब्दों में क्या होगा कि मोशन करा रहे हैं, और मोशन कराने से क्या हो रहा है, वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है बेटा, इसी को बोला जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो मतलब पूरा इसको जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि जब किसी चुंबक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, और वो क्या करता है बेटा, किसी कुंडली से पास होता है, और अगर वहां पर मोशन करा दोगे आप, गति करा दोगे, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बेटा एक वहां पर विद्युत वाहक बल, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगा बेटा, जो कुंडली का आवेश है वो प्रवाहित होने लगता है, और उसकी वजह से वहां पर एक विद्युत धारा बेटा क्या होती है, पैदा होती है। और ऐसी विद्युत धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, जो पहले नहीं थी, वो मतलब अभी इंड्यूस हुई है, वो अभी अभी पैदा हुई है। इतनी बात बेटा समझे आप। तो इसी को बेटा बोलते हैं हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जब जब क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, देन देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो वहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं बेटा उसको विद्युत वाहक बल। तो हिंदी में इसको ये कहेंगे हम कि जब जब विद्युत फ्लक्स में जो किसी सर्किट या परिपथ से संबंधित है उसमें बेटा परिवर्तन होता है, तो उस सर्किट में, उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वही विद्युत वाहक बल जो है बेटा आवेश को मजबूर करता है कि आवेश क्या करे बेटा, मूव करे, गति करे, और उसी आवेश के गति की वजह से उस कुंडली में, उस परिपथ में क्या होता है, एक विद्युत धारा मतलब जनित्र होती है, या विद्युत धारा प्रेरित होती है, या विद्युत धारा पैदा होती है। तो बेटा बहुत सिंपल था, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये बेटा अपना आप में सिद्धांत बन जाता है किसका, जनरेटर का, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत या विद्युत जनित्र कहते हैं। अभी के लिए बेटा हमें करना क्या है कि इसके बारे में एक दो एक्सपेरिमेंट और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। अब सपोज करो कि कहानी कुछ ऐसी है कि ये बेटा मेरा एक सॉफ्ट आयरन है ना, ये मेरा क्या है, सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन पर यहाँ बेटा मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक कॉइल को लपेट दिया है। और आपको पता होगा कि इस तरह की जो हमारी क्या होती है, कॉइल होती है, परिनालिका कहते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। तो जब उसको लोहे पर किसी परिनालिका को लपेटा जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है वैद्युत चुंबक, ठीक है। तो वैद्युत चुंबक में दो चीजें आएंगी, एक तो सॉफ्ट आयरन आएगा और एक क्या आएगा, परिनालिका आएगी। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं वैद्युत चुंबक। अब समझो बात, कहानी कुछ बेटा ऐसी है कि ये यहाँ से मैंने इसको एक यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। और इसको जो मैंने जोड़ा है, यहाँ बेटा मैंने किससे जोड़ दिया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर एक हमारा ऐसा यंत्र होता है, गैल्वेनोमीटर जो है ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्ज करता है। अगर यहाँ से सपोज करो कोई करंट हमारा क्या होगा बेटा, प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये सुई में डिफ्लेक्शन होगा, और ये बताइए कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और समझो कि यहाँ से अगर मैं क्या लाऊं, एक मैग्नेट है, ये वही क्या है इसका नॉर्थ पोल, ये क्या है इसका बेटा साउथ पोल। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, देखो जब ये मतलब यहाँ पे रखी है, स्टैंड स्टिल है, स्थिर अवस्था में है, तो कुछ यहाँ से क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं जो इससे क्या कर रही है, लिंक कर रही हैं, यानी कि वो चुंबकीय फ्लक्स बन गया है, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स का कुछ मान होगा उसका। सपोज करो यहाँ पर स्टैंड स्टिल जब है, तो चुंबकीय रेखा का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमारा कितना, उसका मान 5 है, ठीक है बेटा। अब जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा, इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, और इस चुंबक को इसके पास ला रहा हूँ, पास लाने पर इससे जो हमारा इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा लिंक करेगा इससे, और लिंक करेगा मतलब समझो कि चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ पर 8 हो गया है।
यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कब होगा परिवर्तन? इस चुंबक को इधर लाने पर, ठीक है बेटा। तो कहानी को जैसे चलते बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, एक विद्युत धारा हमारा बेटा पैदा हो जाएगी और उसको बोलता हूँ प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट कहूंगा उसको मैं। और वो जब विद्युत धारा बेटा प्रवाहित होगी, सपोज करो उसकी दिशा ऐसे है, इस दिशा में बहेगी, तो ये जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, वो हमारा क्या होगी बेटा, विक्षेपित होगी। और सपोज करो वो हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है, यानी कि बेटा कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या हुई है, विक्षेपित हुई है, ठीक है। अब दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फिर इस चुंबक को इधर ला रहा हूँ, मतलब इससे दूर ले जा रहा हूँ। अब दूर ले जा रहा हूँ तो जब ये पास पहुंच गया था तो फाई का मान कितना था, 8 था। सपोज करो 8 लाइन वहां से पास हो रही थी इस पूरे परिपथ से। और जब मैं वापस लाऊंगा तो सपोज करो मैं दूर ले गया, इसको काफी दूर ले गया इस बार, और काफी दूर ले जाकर यहाँ से फाई का मान जब मैंने देखा वो लगभग 4 हो गया है। तो दूर ले जाने पर भी क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसमें फिर दोबारा से क्या होगा, एक तरह से विद्युत धारा जनित होगी। समझो बात ध्यान से कि जब इसको मैं इधर लाया था और यहाँ पर जब ये मतलब फाई का मान 5 से लेकर 8 हो गया था, अगर मैं इसको वहीं पर रोक दूंगा फिर तो कुछ टाइम के लिए विद्युत धारा इसमें पैदा हो जाएगी, लेकिन फिर वो बंद हो जाएगी, सुई मतलब हिलेगी और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, क्योंकि फिर तुमने जो है गति कराना इसको बंद कर दिया है। और फिर जैसे आप वापस लाओगे, जैसे आप वापस लाओगे फिर दोबारा से फ्लक्स का मान चेंज होगा, फिर दोबारा से फ्लक्स का मान चेंज होगा। इसका मतलब इसमें फिर दोबारा से विद्युत धारा क्या होगी बेटा, पैदा होगी। लेकिन अब क्योंकि आपकी जो दिशा है, गति की जो दिशा है इस बार बदल गई है। पहले आप ऐसे गए थे और फिर आप ऐसे वापस आ रहे हो, तो गति की दिशा बदल गई है, इसलिए जो विद्युत धारा है बेटा उसकी जो गति है या उसकी जो दिशा है वो भी क्या होगी, बदल जाएगी। यानी कि जो सुई पहले गैल्वेनोमीटर की इस डायरेक्शन में आ रही थी, इस बार वो कैसे जाएगी बेटा, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस दिशा में जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बेटा उसकी दिशा हमारी क्या होती है, मतलब जैसी गति, जो गति की दिशा में अगर परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से विद्युत धारा की दिशा में भी बेटा क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये इसीलिए इस विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी बेटा। तो इस एक्सपेरिमेंट के तहत हमने ये सीखा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और वो किस तरीके से कार्य करता है। दूसरी बात बेटा, सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा उसको बोलते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग साहब क्या बोलते हैं कि जब जब चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण किसी परिपथ में क्या हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब बेटा विद्युत धारा तो उत्पन्न हो गई है, ठीक है, विद्युत धारा तो उत्पन्न हो गई है। अब विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, प्लीज ध्यान रखना, इसका उद्देश्य पूछेगा कि ये किसके बारे में है। तो उद्देश्य क्या होगा बेटा कि जो हमारा प्रेरित विद्युत धारा है, अब मेरी बात समझो ध्यान से कि प्रेरित विद्युत धारा का मतलब क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा बेटा हमारी वो होगी जो कैसी है, इंड्यूस हुई हुई है, जिसको हमने बनाया है, जिसको पैदा किया गया है ना। तो प्रेरित विद्युत धारा, तो बेटा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इंड्यूस करंट जो होगा उसकी दिशा आपसे पूछेगा किस नियम के अनुसार आप निकालोगे या किस नियम की सहायता से निकालोगे, तो उसका आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो पूरा हमने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो टॉपिक हमने पढ़ा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन, वहां पर आपने विद्युत धारा को जनित तो कर दिया है, विद्युत धारा हमारी प्रेरित तो हो गई है ना, लेकिन इस विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, वो दिशा कैसे बताओगे आप। तो विद्यार्थी को दिस रूल हम जो है उसकी दिशा बेटा बता सकते हैं, कैसे बताएंगे वो आप देखने वाली बात है। जैसे हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वो ये था कि अंगूठे को और पहली उंगली को, सबसे बड़ी उंगली को हमें इस तरीके से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। FBI मैंने आपको ऐसे याद कराया था, FBI, F का मतलब होता है फोर्स, B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सबसे बड़ी उंगली I का मतलब होता है विद्युत धारा। तो बेटा लगभग सेम ये है। अगर सपोज करो ये मेरा क्या है बेटा, अंगूठा है ना, ये अगर मैं इसको कैसे बनाना चाहूंगा, देखो मतलब ये, यानी कि दो उंगली को मोड़ लो बिल्कुल, और बाकी जो तीनों बचे हैं उनको एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर व्यवस्थित करना है। तो ये अंगूठा रख दिया है, और बेटा इस साइड में मेरी क्या आएगी, उंगली आएगी, और जो बची है ये तीसरी वाली उंगली, तो क्योंकि तीनों में 90 डिग्री का कोण है तो इस तरीके से बेटा मैं इसको मतलब कर सकता हूँ। अब बात समझो कि ये जो अंगूठा है यानी कि थंब है, ये है मेरा थंब यानी कि अंगूठा,
तो बेटा ये किसको शो करेगा, ये हमारा बेटा एफ का मतलब क्या होता है, बल। ठीक है, यानी कि बल ना कह के अगर मैं यहाँ पर एक चीज कह दूं क्या बेटा, गति कह दूं कि गति की दिशा क्या है। अभी मैंने बताया था ना कि विद्युत धारा जनित्र होगी तो वहां पर क्या होगा, मोशन कराना पड़ेगा, गति करानी पड़ेगी। तो गति किस डायरेक्शन में करा रहे हो, तो गति की दिशा बताएगा अंगूठा। और बेटा ये पहली वाली जो है, जो फर्स्ट फिंगर है ना बेटा, ये क्या हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, ये बताएगी हमारा किसको बेटा, बी को बताएगी। बी का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। बी का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और सबसे बड़ी उंगली जो है बेटा, यही जो है, यही बताएगी हमारा किसको, विद्युत धारा को। और विद्युत धारा कौन सी वाली है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा है, इंड्यूस करंट है। तो विद्युत धारा की दिशा, यही कहूंगा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो बताएगी बेटा, जो सबसे बड़ी उंगली है वो बताने वाली है। तो ये बहुत सिंपल था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यही आपको ध्यान रखना है। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हमारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताना है। हालांकि बाकी चीजों की दिशा भी बता देगा। जैसे अगर मैं अंगूठा बताएगा गति, के जो गति हो रही है हमारा वो मतलब किस दिशा में हो रही है। और बी जो है यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ी उंगली बेटा हमारी वो बताती है किसके बारे में, वो प्रेरित विद्युत धारा के बारे में बताती है। तो बेटा ये हमारा सेकंड टॉपिक पूरा हुआ। अभी हमें जो है लास्ट टॉपिक कवर करना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, या बेटा हिंदी में कहेंगे इसको हम विद्युत जनित्र। तो हेडिंग लिखिए प्लीज आप, विद्युत जनित्र। तो ये है विद्युत जनित्र। देखो ये विद्युत जनित्र क्या है, पहले बात समझो ये क्या है। अब मैं बताऊंगा फिर कि एक तरह का यंत्र है। और बेटा कैसा यंत्र है, ऐसा यंत्र है कि ये क्या करने वाला है, यांत्रिक ऊर्जा होगी बेटा हमारी। हमारी ऊर्जा कैसी होगी बेटा, यांत्रिक ऊर्जा होगी। यानी ऐसी ऊर्जा जिसमें मोशन है, गति है, यानी घूमने वाली ऊर्जा हमारे पास है। तो ऐसा यंत्र, ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को बेटा परिवर्तित कर रहा है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो उसी यंत्र को बेटा क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी कि मोटर हमने पढ़ा था, मोटर का जस्ट ऑपोजिट कार्य करता है, जस्ट उल्टा काम करता है। मोटर में क्या था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा था, विद्युत ऊर्जा को ले रहा था और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था। ये क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को ले रहा है। यानी कि ये जो है बेटा क्या बन जाएगा, इसका इनपुट बन जाएगा। इनपुट मतलब जो ये ले रहा है, और फिर ये हमें विद्युत ऊर्जा देगा, ये क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी बेसिक बात की है बिल्कुल के विद्युत जनित्र क्या होता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है बेटा, वो ये है कि विद्युत जनित्र मशीन तो है, लेकिन ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सभी मशीनें कुछ सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिन पर वो हमारा बेटा क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, तो बेटा लिखो सिद्धांत, कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो अगर मैं सिद्धांत की बात करूंगा या प्रिंसिपल की बात करूंगा, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक चीज मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, और जिसको मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ बेटा, इसको कहा जाता है विद्युत या वैद्युत। और मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, चुंबकीय, चुंबकीय। और बेटा लास्ट में इंडक्शन, इंडक्शन को बोलते हैं हम क्या, प्रेरण। तो ये बेटा सिद्धांत बन जाता है। ये जो हमने अभी टॉपिक कवर किया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहला टॉपिक जो था, है ना, वहां पे मैंने बताया था कि ये अपना आप में सिद्धांत बन जाएगा इसका, विद्युत जनित्र का। ठीक है, ये क्या था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब जो है चुंबकीय फ्लक्स जो किसी परिपथ से लिंक कर रहा है या संबंध है, अगर उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो बेटा क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल की वजह से वहां पर एक क्या होगा बेटा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ऐसी विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ये जो पूरा मैंने बोला है, इसी को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और यही बन जाएगा सिद्धांत हमारा किसका बेटा, विद्युत जनित्र का। अब हमें पूरा पढ़ना है कि विद्युत जनित्र क्या होता है, कैसे काम करता है, मतलब हम इसकी संरचना पढ़ते हैं और इसकी कार्यविधि पढ़ते हैं। तो बेटा हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इसी में आएगी कि विद्युत जनित्र की संरचना। तो बेटा हमें विद्युत जनित्र की संरचना पढ़नी है और हमें कार्यविधि देखनी है। तो बेटा ये संरचना है, देखो ध्यान से। संरचना में कुल 4 भाग होते हैं, 4 इसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है क्षेत्र चुंबक। एक क्षेत्र चुंबक मतलब एक चुंबक होगी शक्तिशाली, जिसका एक ध्रुव होगा उत्तरी ध्रुव, दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव, और इनके बीच में हमारा क्या होगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से जाएंगी, साउथ पोल पर आएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो बेटा क्षेत्र चुंबक के लिए हमें एक मैग्नेट चाहिए जो कि स्थायी चुंबक होगी, एक परमानेंट मैग्नेट होगी। एक बेटा चाहिए आर्मेचर। आर्मेचर ये हमारी जो प्लेट दिख रही है आपको, उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। यानी कि
ABCD जो है, यानी कि आपको जो चित्र में ये ABCD के नाम की प्लेट दिख रही है बेटा, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के बारे में मैंने बताया था कि एक ऐसे प्लेट होती है जो हमारा सॉफ्ट आयरन की बनी होती है बेटा, और उस पर हम तांबे के तार को ऐसे 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 करके बहुत बार क्या कर देते हैं, लपेट देता है। तो बेटा ये हमारा क्या बन जाता है, आर्मेचर बन जाता है। ठीक है, ये आर्मेचर प्लेट क्या करने वाली है, चुंबकीय क्षेत्र में बेटा घूमने वाली है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसका, सर्पी वलय की। देखो सर्पी वलय एक आपको दिख रहा है S1 और एक दिख रहा है आपको S2। तो इसमें ये S1 और S2 जो है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है स्लिप रिंग्स, और ये हिंदी में बोलते हैं सर्पी वलय। तो ये क्या होते हैं कि इसके अंदर ये जो आर्मेचर कॉइल का तार आ रहा है, ये वाला बेटा, ये यहाँ पर घूमता है, और ये वाला तार इससे टच करता हुआ दूसरे में आ रहा है, ये दूसरे में घूमता है। ठीक है बेटा, और लास्ट में ब्रश होते हैं, जैसे कि आपको ब्रश दिख रहा है, एक B1 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, B2 दिख रहा है। ये ब्रश B1 और ये क्या है, ब्रश B2। ये दोनों क्या करते हैं, जो आंतरिक परिपथ है जनरेटर का, उसको ये बाह्य परिपथ से क्या करते हैं बेटा, लिंक करते हैं। यही कहो कि यहाँ पर जितना भी हमारा विद्युत धारा पैदा होगी, वो सारी विद्युत धारा को इकट्ठा कर कर ये क्या करते हैं, बाह्य परिपथ को देंगे, और फिर बाह्य परिपथ में जब उसका काम हो जाएगा विद्युत धारा का, वहां से उसको इकट्ठा करेंगे, वापस आंतरिक परिपथ में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा काम किसका होता है, ब्रश का होता है। अभी हमें, जब हम संरचना को समझ चुके पूरा, अभी हमें बेटा इसकी कार्यविधि को समझना है। जैसे कि मैं बता चुका कि जनित्र हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो कार्यविधि पूरी बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही निर्भर करने वाली है। कैसे करेगी उसको देखते हैं। देखो बेटा, ये जो है आर्मेचर के ऊपर एक ये हमने क्या लगाया हुआ है, घूर्णन अक्ष है। जनरेटर आपने देखे होंगे शहरों में या गाँवों में, तो वहां पर क्या होता है, उसको घुमाया जाता है हत्ती की हेल्प से, एक एक्सल कहते हैं उसको हम इंग्लिश में, उसकी हेल्प से उसको घुमाया जाता है। तो वही बेटा क्या है, घूर्णन अक्ष है। जब उसको हम घुमा रहे होते हैं तो हम उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि हम उसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे होते हैं। तो जैसे हम यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट करने वाले बेटा, ठीक है, इसको घुमाएंगे हम, तो ये ABCD जो है घूमना शुरू करेगा। हमने मान लिया कि ये हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है बेटा, ठीक है, हमने इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया है। तो घूमेंगे, समझो बात ध्यान से। तो जब हमने इसको घुमाना शुरू किया है, तो अभी ये प्लेट पूरी हमारी ऐसे है, आर्मेचर कुंडली बिल्कुल ऐसे है, अभी बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समांतर जा रही हैं, एक भी रेखा इससे पास नहीं हो रही है। यानी कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स का मान यहाँ पर 0 है। यहाँ पर क्या बेटा, इस कंडीशन में मेरी बात समझो, जब वो कैसे है, यहाँ पर हमारा A है, यहाँ पर बेटा B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, और ये हमारी क्या है बेटा, वो प्लेट है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्मेचर। तो आर्मेचर जब ऐसे है और यहाँ से क्या है, ये चुंबकीय रेखा पास हो रही है, वो या तो इसके ऊपर से जा रही है या इसके नीचे से जा रही है, इसके अंदर से कोई पास नहीं हो रही है। यानी इस केस में जो फ्लक्स है उसका मान बेटा क्या है, 0। फ्लक्स का मतलब मैंने बताया था कि वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी परिपथ से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसी को क्या बोलता हूँ बेटा, मैं फ्लक्स कहता हूँ। अब हमने जैसे इसको घुमाना शुरू किया, ये हत्ती है यहाँ पर लगी हुई, एक्सल है, अक्ष है, इसको घुमाना शुरू किया, तो बेटा कुछ ऐसा होगा ना कि ये हमारा थोड़ा सा घूमना स्टार्ट होगी, और ये कुछ हमारा ऐसे हो जाएगी। मतलब अगर ये पहले ऐसे थी तो घूमना शुरू होगी तो इस तरह से आएगी, ठीक है। तो अगर ये सपोज करो, ये वाला चित्र जो है वो बिल्कुल क्या दिखा रहा है, परपेंडिकुलर दिखा रहा है, लंबवत दिखा रहा है। और यहाँ से जो है, यहाँ से बेटा अब जो है, जो चुंबकीय रेखा आ रही थी, अब वो सारी की सारी यहाँ से क्या हो रही है बेटा, पार हुई है। यानी कि यहाँ पर 4 थी, लेकिन यहाँ पर पास तो 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी क्या हो रही है बेटा, वो गुजर रही है। यानी कि फाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया है। इसका मान क्या था, A, इसका नाम था B, ये था C, ये था D। यानी जैसे हमने इसको घुमाया, इसने घूमने पर जब पूरा ये हाफ हो गया है, 90 अंश हमने इसको घुमाया है, तो 90 अंश के घूमने पर क्या हो रहा है, सारा का सारा फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, वहां से गुजर रहा है ना। तो खुद देखो कि यहाँ पर फाई का मान 0 था, यहाँ पर फाई का मान हमने 4 मान लिया है। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है। फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। और मैंने बताया था कि जब जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तब तब बेटा क्या होगा वहां पर, तब तब वहां पर क्या होगा, एक हमारा बेटा समझो बात को, एक विद्युत वाहक बल लगेगा। वो विद्युत वाहक बल क्या करने वाला है, आवेश पर बल लगाएगा कि आवेश हमारा चलना शुरू कर दे, बहना शुरू कर दे। और जब जब आवेश मूव करेगा, चलेगा, तब तब वहां पर एक बेटा एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और उसी विद्युत धारा को बोलता हूँ प्रेरित विद्युत धारा। यानी कि मैं अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से एक विद्युत धारा का आगमन होता है। विद्युत धारा हमारी बेटा क्या होती है, पैदा होती है। और विद्युत धारा
की दिशा क्या होगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था बेटा, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि विद्युत धारा जो है ए बी में बेटा ऊपर को जाएगी और सी डी में कैसे आएगी, नीचे को आएगी, और यहाँ से आती हुई बेटा सर्किट से बाहर आएगी जो है वो, तो बेटा वो कहाँ से आएगी, हमारा S2 से बाहर आ जाएगी, यानी कि ऐसे विद्युत धारा आएगी और ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से विद्युत धारा बेटा वापस जाएगी और ये जो हमारा S1 है, S1 से बेटा वो फिर दोबारा से कहाँ पर, सर्किट में दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पूरा 90 डिग्री का घूमा है तब ये हमारा विद्युत धारा ऐसे जाएगी। अब क्या होगा, फिर हम उसको आगे घुमाते जा रहे हैं। अब ये चीज हमारी ऐसे है, मतलब ए बी यहाँ पर है, पहले ए बी ऊपर उठना शुरू हुआ था और सी डी क्या था, अगर मैं इस चीज को बेटा मेरे हाथ का ये साइड ए बी मान लूँ, इसको मैं सी डी मान लूँ, ए बी पहले हमारा ऊपर उठ रहा है और साथ साथ में सी डी जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये पूरा 90 डिग्री घूम चुका है और फिर हम इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो कहानी क्या होगी बेटा, ए बी अब नीचे आएगा, ए बी यार हिस्सा था, सी डी यार हिस्सा था, ए बी नीचे आएगा, सी डी बेटा हमारा क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो फिर क्या होगा बेटा, ये आपको ध्यान से सुनना है, उसमें क्या होगा, जो विद्युत धारा है उसकी दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो कहानी कुछ ये होगी। तो ये तो था बेटा अर्ध हाफ के लिए था ना, जो हमारा क्या था, अर्ध घूर्णन के लिए था। ठीक है, अर्ध घूर्णन में तो ये होने वाला है, और बाकी जो बचा अर्ध घूर्णन, बाकी जो बचा बेटा क्या, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो 90 से 180 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो मैं बात कर रहा था ये कितना था, 0 से लेके 90 अंश के लिए, ये सारा जो काम हुआ 0 था, अब कितना हो गया 90, अब 90 से क्या होगा पूरा 180 होगा। तो 90 से 180 के लिए बेटा बिल्कुल उल्टा काम होने वाला है ना। ए बी जो है, जो ए बी था, ए बी साइड जो थी बेटा वो नीचे जाएगी, वो नीचे जाएगी, और जो सी डी है, सी डी बेटा कैसा आएगा, ऊपर आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ए बी है, ए बी सिरा जो है बेटा वो ऊपर आ रहा था, और जबकि ये जो मेरा सी डी जो है बेटा वो क्या था, नीचे जा रहा था। अब क्योंकि दिशा बदल गई है तो जो विद्युत धारा होगी बेटा सेकेंड हाफ के लिए वो क्या हो जाएगी हमारा बेटा, उल्टी हो जाएगी, यानी कि वो ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी, और यहाँ से वो ऐसे आएगी, और यहाँ से ऐसे आती हुई बेटा वो हमारा वापस जाएगी, कैसे, ऐसे वापस जाएगी, और इस दिशा में बेटा वापस जाएगी, वो इस तरीके से वापस निकल जाएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये विद्युत जनित्र में क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा बेटा क्या होती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए ऐसी विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था विद्युत जनित्र। ये बहुत सिंपल सा एक बेटा हमारा यंत्र होता है जो क्या करता है, जो हमारा बेटा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बेटा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने सुझाव दीजिए। हमारे चैनल को, इसका नाम है ब्लूप्रिंट डिजिटल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखो, आप पढ़ते रहो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।